हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे HSSC का कंबाइन मॉक टेस्ट या फिर कह सकते हैं कि सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और करनाल पटवारी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे कि हरियाणा ग्राम शिव में कैसे क्वेश्चन है भाई, जैसे कि पंचायती राज को लेके, उसी तरीके कैसे लैंड रिकॉर्ड पटवारी में भाई जमाबंदी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भाई, और इसके साथ साथ में करनाल पटवारी यानी कि नहरों से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड सभी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सैंपल पेपर तैयार किया है, यानी कि कह सकते हैं एक मॉक टेस्ट तैयार किया गया है कि ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिले भाई। ठीक है, चलो भाई इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हमने 15 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं भाई। आपके एग्जाम में स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने 15 क्वेश्चन का सैंपल पेपर यानी कि मॉक टेस्ट तैयार किया है, जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपने आज से पहले नहीं पढ़े होंगे भाई। जो हमारे दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारी क्लासेस देख रहे हैं, उनको तो भाई देखने को मिलेंगे, लेकिन आपने इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे भाई। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो दोस्त नए आए हैं भाई, चैनल पे जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पंचायती राज और लैंड रिकॉर्ड पटवारी और करनाल पटवारी का सिलेबस लगभग कंप्लीट कराया जा चुका है। अब मॉक टेस्ट की तैयारी है भाई। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए भाई और साथ साथ में नोट कीजिए भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई, 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि भाई लाल किताब, लाल किताब क्या है भाई? लाल किताब क्या है? किताब क्या है भाई? तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए भाई ये किससे रिलेटेड है भाई? लैंड रिकॉर्ड पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। तो लाल किताब क्या है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं भाई। पहला इसके अंदर जो ऑप्शन है, गांव की भूमि से संबंधित, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी भी, पूर्ण जानकारी। या फिर दूसरा है कि पटवारी के कार्यों का वर्णन, पटवारी के कार्यों का वर्णन, पटवारी के कार्यों के वर्णन के बारे में बताती है। साथ साथ में भाई कमेंट करके बताते रहें भी, जो दोस्त जानते हैं वो बताएं भाई। काश्तकार का वर्णन भाई, काश्तकार का वर्णन। और फोर्थ है भाई क्या है कि मालिक का विवरण भाई, मालिक का विवरण, मालिक का विवरण भाई। देखिए बताइए भाई लाल किताब क्या है कि लाल किताब क्या बताती है? गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देती है, या फिर पटवारी के कार्यों का वर्णन देती है, या फिर काश्तकार का वर्णन देती है, या फिर मालिक का विवरण देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली किताब को क्या कहते हैं? लाल किताब कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश में अगर कभी भी आएगा तो आप इस तरीके से रेड बुक नहीं लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? लाल किताब लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? लाल किताब लिखेंगे। इसके साथ में भाई काश्तकार का वर्णन कहां पे मिलता है भाई? खतौनी में मिलता है। किसमें मिलता है भाई? खतौनी में मिलता है। खतौनी में क्या होता है? काश्तकार का विवरण ही तो होता है। ठीक है, इसके साथ में मालिक का विवरण भाई, मालिक से संबंधित उसकी जमीन के बारे में पूरे का पूरा विवरण कहां पे मिलता है? जमाबंदी में मिलता है, यानी कि फर्द में मिलता है भाई, फर्द में मिलता है। तो ये हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन था भाई। ठीक है, इसके द्वारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2017-18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र कितना है भाई? देखिए हमने ये क्वेश्चन कराया है भाई, पहले आप इसको नोट करेंगे भाई। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई बताइए कि 2017 और 18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार कुल हरियाणा का कुल कितना क्षेत्र सिंचित किया गया है? तो भाई कुल सिंचित क्षेत्र भाई, आप क्वेश्चन को भी साथ साथ में सुना होगा आपने, तो आप लिख सकते हैं कुल सिंचित क्षेत्र 2017 और 18 के हिसाब से भाई, 2017 और 18 के हिसाब से कितना है? तो पहला ऑप्शन है भाई 23.36 लाख हेक्टेयर भाई, 23.36 लाख हेक्टेयर। और सेकंड क्या है? सेकंड है कि 23.24 लाख हेक्टेयर भाई। और थर्ड है भाई 23.15 और फोर्थ ऑप्शन है भाई 23.09 भाई। बताइए भाई क्या आंसर होगा? कुल सिंचित क्षेत्र, देखिए भाई अगर कुल सिंचित क्षेत्र पूछा जाए जिसमें भाई दिल्ली का भी कुछ हिस्सा है, दिल्ली का भी कुछ हिस्सा है, अगर कुल सिंचित क्षेत्र पूछा जाए तो ये बताना है आपको भाई 23.36 लाख हेक्टेयर, जिसमें भाई 0.12 लाख हेक्टेयर किसका है भाई?
दिल्ली का हिस्सा है भाई। लेकिन अगर ये पूछा जाए दिल्ली को छोड़कर कितना सिंचित क्षेत्र किया गया है भाई, तो रिपोर्ट के अनुसार, वैसे नहीं बता रहे भाई, केवल रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं 23.24 भाई, 23.24। अगर अकेला हरियाणा का पूछे तो 23.24, और दिल्ली को मिला के कुल सिंचित क्षेत्र जो हरियाणा की नहरों द्वारा किया जाता है तो 23.36 होगा। यहां पे कुल सिंचित क्षेत्र की बात हो रही है, 23.36 लाख हेक्टेयर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। तो ये कौन सा भाई, ये नहरी पटवारी का पहला था, लैंड रिकॉर्ड पटवारी का। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत सरपंच को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल की बात हुई है? क्वेश्चन कहीं पे भी उठा के देख लेना, कहीं से भी पढ़ लेना। ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए तो हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को करवाया होगा भाई पहले भी। ठीक है, आपको धाराएं डायरेक्ट बताई जा रही हैं, लेकिन कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहीं पे नहीं बताया जा रहा भाई। अगर एग्जामिनर चाहे तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है भाई, इसी तरीके से सेट करता है, सेम एज इट इज भाई, पैटर्न है भाई, ये सैंपल पेपर है। कौन सी धारा के अंतर्गत सरपंच को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल की बात हुई? सबसे पहली बात तो ये बता देते हैं भाई, राइट टू रिकॉल कब लेके आए हैं भाई? 2020 में लेके आए हैं, 2020 में राइट टू रिकॉल लेके आए हैं। राइट टू रिकॉल के अंतर्गत भाई एक तो सरपंच को भाई, राइट टू रिकॉल के अंदर सरपंच को, पंचों को नहीं हटा सकते, पंचायत समिति के सदस्यों को और जिला परिषद के सदस्यों को हटा सकते हैं, जो कि चुन के आए हैं भाई। पंच भी चुन के आए हैं, लेकिन पंच को नहीं हटा सकते राइट टू रिकॉल के अंतर्गत भाई। ठीक है, केवल सरपंच को, इसके साथ में सदस्यों को, और इसके साथ में कौन, जिला परिषद के सदस्यों को भाई। अब सरपंच को हटाने के लिए सरपंच के कार्यकाल में चलते हैं भाई, धारा नंबर 10 भाई। पहले ऑप्शन देख लेते हैं भाई। राइट टू रिकॉल की बात हो रही है सरपंच के लिए भाई। राइट टू रिकॉल 3 जगह यूज हुआ है भाई हरियाणा पंचायती राज में, ये अमेंडमेंट हुई है, लेकिन हम यहां पे कहेंगे सरपंच के लिए। सरपंच के लिए क्या है भाई, तो सरपंच के लिए भाई बताइए कि भाई धारा 10 में है या फिर धारा 62A में है भाई, धारा 62A में है, या फिर तीसरा है धारा 123A में है, 123A में है, या फिर फोर्थ है भाई धारा, या फिर कोई नहीं भाई। ये लिखो भाई, कोई नहीं। ठीक है, ये है भाई क्वेश्चन। क्या बताएंगे भाई, धारा 10 के अंतर्गत है। देखिए भाई, धारा 10 के अंतर्गत क्या बात हुई, हमने पहले भी पढ़ा है दोस्तों। अगर आप तक पंचायती राज की धाराएं नहीं पढ़ी हैं और उनसे जनरल रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि 1 मिनट के लिए आप कहें कि धारा नहीं आएंगी, तो धारा क्यों नहीं आएंगी भाई, अभी तो आई हैं। इसके साथ में भाई पूछेंगे क्या, पूछेंगे तो वही जनरल क्वेश्चन पंचायती राज से, वो सभी धाराओं में दिए हुए हैं। ठीक है, तो धारा 10 के अंतर्गत वही सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है, और कार्यकाल में ही अमेंडमेंट किया गया है, कार्यकाल में ही अमेंडमेंट किया गया है। पहले लिखा गया था सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होगा भाई, पहली बैठक से 5 साल का कार्यकाल होगा। उसके पॉइंट नंबर 2 में ऐड किया गया है कि भी सरपंच को हटाने की विधि की बात हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 10 हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, धारा 10 हो जाएगा। इसके साथ में पंचायत समिति के सदस्यों की बात करते हैं, तो कहां पे चलेंगे भाई, धारा 62A। धारा 62A में क्या बात हुई थी, कार्यकाल की बात हुई थी भाई। यानी किसकी बात थी, यानी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई थी, लेकिन उसमें सदस्यों के कार्यकाल की बात नहीं थी। अब सदस्यों के कार्यकाल की बात और उनको हटाने की बात धारा 62 में थी ये, लेकिन अमेंडमेंट में धारा 62A ऐड कर दिया गया है, धारा 62A ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या है, राइट टू रिकॉल की बात हुई है, किसके लिए, पंचायत समिति के सदस्यों के लिए। अगर बात करें धारा 123 है, धारा 123 में जिला परिषद में चलते हैं, जिला परिषद के सदस्यों के लिए राइट टू रिकॉल की बात कहां पे हुई है, तो धारा 123A में हुई है। बिल्कुल डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, और राइट टू रिकॉल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये लोगों को इसके अंतर्गत वही लोग अपने प्रतिनिधि को हटा सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि हमारा प्रतिनिधि अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए 50% उनको लिखित रूप में देना पड़ेगा, 50% के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर कोई एक अधिकारी आएगा सरकार की तरफ से, कहीं से भी आए भाई, तो लेकिन फिर वो क्या करेगा, फिर वोटिंग करवाएगा। अगर 2/3 के साथ में उस सदस्य या सरपंच के खिलाफ वोटिंग हो जाती है, तो उस सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल इलेक्शन होने के 1 साल के बाद लाया जा सकता है, और 2 राइट टू रिकॉल अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए भाई। हमारे जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इन सब के बारे में। ठीक है, चलो भाई इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, सेम एज इट इज होने वाला है, मतलब जो हम कुछ करा रहे हैं ऐसा ही पेपर में कुछ आने वाला है, हमें लग रहा है भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई देखिए भाई, नहरी पटवारी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मुनक नहर भाई सबने सुना होगा, ये क्वेश्चन तो पता होगा भाई।
मुनक नहर किन दो राज्यों के बीच में विवाद है भाई? मुनक नहर का विवाद कौन से दो राज्यों के बीच में है भाई? तो बताना है भाई। पहला है भाई हरियाणा, दिल्ली भाई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश भाई, उत्तर प्रदेश भाई, ठीक है। दूसरा है भाई दिल्ली और हरियाणा के बीच में है भाई, दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के बीच में है। और तीसरा कौन सा है? हरियाणा और पंजाब के बीच में। दोस्तों अपनी पढ़ाई करते रहें भाई, ज्यादा अफवाहों में ना जाएं भाई। कल भी हमने बताया था कि ज्यादा अफवाहों में आपको नहीं जाना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें भाई। जब आप ये सोच लीजिए कि जब भी एग्जाम होगा सिलेक्शन हमारा ही होगा, बस ये सोच लीजिए कभी भी एग्जाम हो मतलब। अब एग्जाम के बारे में ये तो HSSC को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। HSSC की ही कुछ कमियों के कारण बहुत ज्यादा मैसेज वायरल होते हैं। अगर HSSC एक बार ये कह दे कि इस दिन पेपर होगा तो वायरल मैसेज का नाम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। गलती सारी HSSC की है, क्या कहें। मुनक नहर का विवाद कौन से दो राज्यों के बीच में है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में, दिल्ली और हरियाणा के बीच में। तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में जल विवाद को लेकर किसका है भाई? मुनक नहर का विवाद चल रहा है भाई। मुनक नहर जो कि पश्चिमी यमुना नहर से करनाल से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? करनाल से निकाली गई है भाई, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली में जाके हैदरपुर के ऊपर यानी कि पानी को ये डिस्चार्ज करती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। मुरब्बा, मुरब्बा क्या है भाई? मुरब्बा क्या है? तो मुरब्बे के बारे में बात कर लेते हैं भाई। मुरब्बा क्या है? तो मुरब्बा क्या है भाई? मुरब्बा में पहला जो ऑप्शन है वो है भाई 20 किलो का समूह। हमारे जो दोस्त हैं जानते हैं किलों का समूह हमें वैसे किले लिखने नहीं चाहिए भाई, हमें लिखना चाहिए 20 एकड़ भाई, यानी कि 25 किलो का समूह, 25 किलो का समूह भाई। देखिए दोस्तों एक बिग्गा की बात हुई थी भाई, अगर याद करें तो बिग्गा की भी बात हुई थी। तो हमने कहा था कि भाई बिग्गा के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं है भाई, और स्पेसिफिक है भी नहीं भाई। देखिए हर जगह से अलग अलग कुछ सुनने को मिलता है। पटवारी से सुनने को मिलता है कि 5 बिग्गा, लेकिन हरियाणा की वेबसाइट पे जाते हैं तो 4 बिग्गा लिखा हुआ है भाई। वहां पे एक किले में कितने हैं भाई? 4 नहीं, एक किले में 2 बिग्गे यानी कि 1 बिग्गा यानी कि 4 कनाल का है भाई। इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 बिग्गे में 4 कनाल है भाई। ध्यान से सुनिए, 1 बिग्गे में 4 कनाल है भाई। तो इसका मतलब 4 दूनी 8 यानी कि 1 एकड़ में कितने कनाल, कितने बिग्गे हुए भाई? 2 ही बिग्गे हुए। इस हिसाब से 2 ही बिग्गे हुए। 1 बिग्गे में 4 कनाल भाई, ये लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन पटवारी कुछ अलग बताते हैं। तो बिग्गा के बारे में हम कोई इस तरीके से गारंटी नहीं दे रहे भाई। बिग्गा आप खुद करेंगे भाई, जो भी करेंगे, ठीक है। और 4th जो है भाई, कोई नहीं भाई, कोई नहीं। बताइए भाई मुरब्बा क्या है? 20 किलो का समूह, 25 किलो का समूह और 30 किलो का समूह, या फिर कोई नहीं। तो 25 किलो के समूह को क्या बोलते हैं भाई? मुरब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरब्बा बोलते हैं भाई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए भाई, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जो भी है। आगे की तरफ बढ़ो भाई। देखिए भाई जिस क्वेश्चन का आंसर, जो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर ठीक नहीं होता है भाई, उनके लिए आपको क्या करता है एग्जाम में, मतलब एक आइडिया लगाना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। कई बार क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जो आंसर हैं वो ठीक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत पंचायत समिति में कोरम की बात हुई है? पंचायत समिति में कोरम मतलब कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए ताकि बैठक का संचालन किया जा सके। तो क्वेश्चन है भाई पंचायत समिति में कोरम भाई, पंचायत समिति में कोरम की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? सब धाराएं नहीं पढ़ेंगे भाई, जनरल क्वेश्चन भी आएंगे भाई। धारा 66 भाई, सेकंड है धारा 68 भाई, अगली है धारा 60 भाई। देखिए अब ये डिटेल में नहीं कराई जा सकती, अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो भाई हमने सब कुछ पढ़ाया और सबसे पहले पढ़ाई है, डिटेल में सबसे पहले पढ़ाई है भाई। जो भी धाराएं हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, मैराथन क्लास भी आएगी वैसे, ठीक है। तो पंचायत समिति में कोरम की बात कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, ये बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा 68 के अंतर्गत हुई है, धारा 68 के अंतर्गत हुई है। वैसे अगर नॉर्मल मीटिंग है यानी कि साधारण मीटिंग है उसके लिए भी कोरम होता है 1/3, और अगर स्पेशल मीटिंग है तो क्या होती है उसके लिए कोरम कितना होता है? 1/2 होता है। लेकिन आपके ग्रामस्यू के पेपर में पूछा गया था 1/2 किसका भाई? स्पेशल मीटिंग के लिए 1/2 जो उस टाइम पे जो मेंबर प्रेजेंट है, यानी कि उस टाइमिंग के लिए वहां पे मौजूद नहीं भाई, यानी कि उस मीटिंग में कितने भी जो हैं
अभी के लिए, यानी कि कुछ इस्तीफा दे चुके हैं या किसी सदस्य को हटाया गया है, लेकिन अब फिलहाल कितने पर, जैसे 20 है, 20 में से 2 को हटा दिया किसी कारणवश, तो 18 बचे, तो 18 का 1/2 यानी कि 9 सदस्य होने चाहिए भाई। ठीक है, फिर 18 का 1/3 मतलब कितने होने चाहिए भाई, 6 होने चाहिए। तो नॉर्मल मीटिंग के लिए 1/3 और स्पेशल मीटिंग के लिए 1/2 होने चाहिए भाई। इसके बाद इनके ऊपर भी देख लेते हैं भाई, धारा 66 में भाई पंचायत समिति की बैठकों की बात हुई है। किसकी बात हुई है, बैठकों की बात हुई है, जाके चेक कर सकते हैं भाई। धारा 60 में भाई पंचायत समिति की पहली मीटिंग की, पंचायत समिति की पहली बैठक की बात हुई है। पंचायत समिति की पहली बैठक, पहली बैठक में क्या होता है भाई, पहली बैठक में भाई अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होता है भाई। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का चुनाव होता है पहली बैठक में। कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई, तो धारा 60 के अंतर्गत है। धारा 59 में क्या है कि भाई सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण किस प्रकार किया जाएगा। और हरियाणा में आप सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया है, महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट को उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से आरक्षण दिया गया है। ओबीसी को 8% आरक्षण दिया गया है, और कम से कम अगर 8%, अगर कम सीटें बैठती हैं तो कम से कम 2 सीटें तो जरूर होनी चाहिए भाई। कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, हमने पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए हैं। ठीक है, इसके साथ में भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कॉपी पेन उठा के भाई इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके बाद चलते हैं भाई आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बहुत कुछ हो जाएगा भाई इसमें। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के कराधान की शक्ति भाई, यानी कि हम कह सकते हैं भाई इसको ग्राम पंचायत भाई, पंचायत समिति और जिला परिषद भाई, समझिए इसको भाई, में कराधान की शक्ति, में कराधान यानी कि टैक्स लगाने की शक्ति की बात हो रही है। कौन कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो पहला ऑप्शन जो इसके अंदर दिया गया है वो है 41, 88 और 147 भाई। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है 21, 75, हमने पहले भी ये क्वेश्चन कराया है, बल्कि आपको याद हो जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 39, 98 और 145 भाई। और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं भाई, कोई नहीं। यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। इस प्रकार कोई नहीं जहां पे आ जाता है, जैसे कि ए और बी दोनों। वैसे अगर एचएसएससी चाहे तो एग्जाम को थोड़ा सा मुश्किल बना सकती है, हर एग्जामिनर एग्जाम को बहुत मुश्किल बना सकता है भाई, ठीक है, ताकि कट ऑफ ज्यादा ना जाए और पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो भाई, ठीक है, जिसमें तुक्का मारने की विधि खत्म हो जाए। देखिए भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कराधान की शक्ति की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो राइट आंसर सुन लीजिए पहले, तो राइट आंसर ये है भाई, धारा 41 के तहत ग्राम पंचायत में कराधान की शक्ति की बात हुई है। 88 में पंचायत समिति के कराधान की शक्ति की बात हुई है। 147 में किसकी, जिला परिषद की कराधान की शक्ति की बात हुई है, कराधान की शक्ति की बात हुई है। दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें भाई, लास्ट से देखने तक आपको बाद में कंक्लूजन निकलेगा कि हमने क्या नया सीखा है। वैसे तो दिन भर आप कुछ वही चीजें रिपीट करते रहते हैं, कुछ नया भी सीखना चाहिए भाई दिन में, ठीक है। देखिए भाई 21 में क्या है, 21, 75 और 137 में कार्य व कर्तव्य हैं भाई, फंक्शन एंड द ड्यूटीज, कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। दोस्तों अगर आप ये मॉक टेस्ट भी कर लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनमें क्या है कि इनमें हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चन डाले हैं, वही क्वेश्चन आपके आने की ज्यादा। 21 में ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य, 75 में पंचायत समिति, 137 में जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। तीनों के आप लिख लेंगे भाई अपने हिसाब से। 39 में हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए, यानी कि 98 में पंचायत समिति का फंड होना चाहिए और 145 में जिला परिषद का फंड होना चाहिए। फंड को हिंदी में बोलते हैं निधि और इंग्लिश में लिख लो भाई फंड, ठीक है, पैसे की बात हो रही है। और कोई नहीं तो होगा नहीं भाई, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर भाई। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 8 में क्या दिया गया है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। भाखड़ा बांध पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर है, यानी कि भाखड़ा बांध पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर है, किसका कथन है भाई, किसका कथन है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। किसने कहा था भाई ये, तो ये हम बता देते जब हमने भाखड़ा नांगल बांध के बारे में बताया था। भाखड़ा नांगल बांध एक बांध नहीं है बल्कि 2 बांध हैं। एक कहां पे है भाई, एक बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। दूसरा बांध नांगल बांध भी
पंजाब में है। पंजाब में कौन सा? रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, जिसको रोपड़ बोलते हैं, ठीक है, पहले बोलते थे, आजकल रूपनगर जिसका नाम है। तो उसमें भी सतलुज नदी के ऊपर भी, यानी कि भाखड़ा बांध से 15 किलोमीटर की दूरी पे ढलान में बनाया गया है, ताकि भाखड़ा बांध के ऊपर बिजली बनाई जाती है, वो पानी फिर किस में आ जाता है? नांगल बांध में आ जाता है भाई, ठीक है। तो डैम दोनों अलग अलग हैं भाई, लेकिन नाम एक ही दिया जा रहा है भाई, ठीक है भाई। भाखड़ा बांध जब बना 1963 में, जब इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई, या फिर उससे पहले भी जो प्रक्रिया चल रही थी, 1948 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1963 में कंप्लीट हो गया भाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हम इसे आधुनिक मंदिर बोल सकते हैं, पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर बोल सकते हैं। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन में नरेंद्र मोदी भी दिया गया है, लेकिन आजकल हर कोई सोच रहा होगा कि नरेंद्र मोदी ने ही किया होगा भाई ऐसे काम, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया है कि 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं भाई। 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1 एकड़ में कनाल पूछे गए हैं भाई। तो 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं भाई? 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं भाई? 1 किले में कितने होते हैं? 8 कनाल होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8 कनाल होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी, देखिए इजी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है भाई ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है। ये क्वेश्चन पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने भी यहाँ पे ऐड किया है भाई इसको। अगले क्वेश्चन भाई, हरियाणा पंचायती राज, जर्नल क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब पंचायती राज के, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने पंच हो सकते हैं? पंचों की बात हो रही है भाई। एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच और ज्यादा से ज्यादा कितने पंच हो सकते हैं? पंचों की बात है, तो भाई याद रखिए भाई, कम से कम एक तो हो गया भाई सरपंच। ग्राम पंचायत किस चीज से बनी है? एक तो हो गया सरपंच भाई, ठीक है। सरपंच के अलावा पंच होते हैं। तो पंच भाई हरियाणा में ये बात कही गई है कि भाई जो भी जनसंख्या हो, अगर कम जनसंख्या है तो कम से कम भाई, और ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा भाई, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पंच कितने हो सकते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर है 10 भाई। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई? 6 से 20 तक हो सकते हैं भाई। 6 से 20 तक पंच हो सकते हैं भाई। कम से कम 6 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति में कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 सदस्य हो सकते हैं। जिला परिषद में कम से कम 10 और फिर ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते हैं। थोड़ा याद रखेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं भाई संविधान में। देखिए भाई ये आ गया आर्टिकल 243 भाई। आर्टिकल 243 पूरे का पूरा हमने कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 243 से एक क्वेश्चन, ये एक जर्नल क्वेश्चन और एक आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसके द्वारा पंचायत की समितियां हैं जैसे बलवंत राय मेहता, इनकी इनके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन यही बन जाएंगे भाई आपके। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अगर आर्टिकल 243 आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल विस्तार से नगर पालिका को भी साथ में ही कराया गया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है भाई, ठीक है। संविधान में कौन से अनुच्छेद में पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की बात हुई है? यानी कि पंचायत में कौन से अनुच्छेद में यानी कि स्थानों के आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात हुई है? तो भाई ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए ऑप्शन है भाई, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण भाई, स्थानों का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? पहला ऑप्शन देख लीजिए भाई, अनुच्छेद 243 बी भाई। दूसरा है अनुच्छेद 243 डी भाई। फिर अगला कौन सा है? अनुच्छेद 243 एफ, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं भाई इनको, और फिर 243 एफ के बाद एच भाई। यानी कि इन 4 आर्टिकल में से कौन से आर्टिकल के अंदर स्थानों के आरक्षण की बात हुई है? तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 243 डी में स्थानों के आरक्षण की बात हुई है, जिसमें एससी और एसटीज को उनके पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से आरक्षण दिया गया है और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भाई। 243 में जब चले हैं तो 243 में परिभाषा की बात हुई थी, 243 ए में ग्राम सभा की बात हुई थी, 243 बी में पंचायतों के गठन की बात हुई थी। पंचायतों के गठन की बात कौन से उसमें हुई थी भाई? 243 बी में। डी में क्या है भाई? स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण भाई,
इसके साथ में 243F में ई में कार्यकाल की बात, एफ में सदस्यों की निहरताएं, सदस्यों की अयोग्यता लिख सकते हैं और निहरताएं भी लिख सकते हैं भाई, अयोग्यताएं भाई, ठीक है। और 243H में पावर ऑफ टैक्सेशन भाई, यानी कि पावर टू इम्पोज द टैक्स, यानी कि टैक्स लगाने की शक्ति की बात पंचायतों द्वारा कौन से आर्टिकल में हुई है, 243H में हुई है। पूरा हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, भूमि के अधिग्रहण की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई ये हरियाणा पंचायती राज में है भाई। तो भाई इसको हमने बहुत बार पढ़ाया भी है आपको कि धारा 200 के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है। ऑप्शन इसलिए डाले गए हैं कि भूमि का अधिग्रहण, भाई देखिए भूमि का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण कौन सी धारा के अंतर्गत हुआ है, तो आप बताएंगे पहला है भाई धारा 200, यानी कि यही आपका राइट आंसर है। धारा 200 में क्या बात हुई है, भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है। इसके बाद धारा 212 भाई, धारा 212 बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई, क्या है भाई, राज्य चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग भाई, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात हुई है, आयोग के गठन की बात हुई है, ठीक है भाई। ये ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन जो ले रहे हैं भैया हम, इसी में एक धारा है, धारा 213 वित्त आयोग के गठन की बात हुई है, वित्त आयोग के गठन की बात हुई है, बिल्कुल अच्छे से कराया है भाई इसको, वित्त आयोग के गठन की बात हुई है। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो ये वीडियो ही देख लीजिए भाई, ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि कई बार होता है कि हमें टाइम नहीं होता कुछ चीज़ों के लिए, और भी चीज़ें हमें बहुत कुछ पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए भाई अपने टाइम की मैनेजमेंट को अपने हिसाब से रखें भाई, ठीक है, और अपने हिसाब से ही चीज़ों को वो करें, एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें भाई। ये हम स्टार्टिंग से आखिर तक यही बात कहेंगे, एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें भाई, क्योंकि एग्जाम है जो वो हर जगह से, सब जगह से ओरिएंट करके बनाया जाता है, हर टॉपिक को डालने की कोशिश रहती है भाई। धारा 200 में उपनियम की बात हुई है, उपनियम यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बाई लॉज की बात हुई है, बाई लॉज की बात हुई है। तो ये कौन सा था भाई, इसमें भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है। सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, अगर नहीं हो सकता तो सरकार के पास अपील की जाएगी, अपील के साथ में सरकार उसको जमीन दिलाएगी 1894 लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 13 का क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना भारत में कब शुरुआत हुई भाई, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई, स्वामित्व स्कीम में क्या होता है भाई, लाल डोरा पड़ा है भाई, लाल डोरा पड़ा है। लाल डोरा में क्या है कि भाई आपके गांव के बाहर एक भाई लाल रेखा खींची जाती थी, अंग्रेजों द्वारा खींची जाती थी, और उसके अंदर का एरिया में भाई कोई रजिस्ट्री नहीं है भाई, तो इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए सरकार के सबसे पहले जो शुरुआत करने वाला, स्वामित्व योजना के को लागू करने वाला हरियाणा था। हरियाणा की तर्ज के ऊपर केंद्र सरकार ने भी ये प्रयास किए हैं, और क्वेश्चन केंद्र सरकार का ही पूछा है कि स्वामित्व योजना, लाल डोरा को मुक्त करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है, पहले तो आप याद रखेंगे स्वामित्व योजना भाई। स्कीम भारत में कब आई भाई, भारत में कब लागू हुई, कब शुरुआत हुई, शुरुआत हुई भाई अभी पीछे ही हुई है भाई, 2020 में मोदी के द्वारा की गई है। तो इसमें भाई पहला ऑप्शन जो दिया गया है 24 अप्रैल भाई, पहला ही आंसर हम रखते हैं भाई 24 अप्रैल 2020 भाई। दूसरा कौन सा दिन होता है भाई 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस होता होगा, देख लेना भाई, ठीक है, यही होता है। 25 दिसंबर भाई, 25 दिसंबर 2019 को कौन सा सुशासन दिवस होता है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाया जाता है। और इसी दिन क्या किया था, इस दिन तो स्वामित्व योजना को लागू किसने, कहां पे हुई थी, भारत में हुई थी, लेकिन 25 दिसंबर 2019 को कहां पे लागू की गई थी भाई, ये हरियाणा ने इसको लागू किया था। किसने किया था, हरियाणा ने इसको लागू किया था। क्वेश्चन का आंसर ये है भाई। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, 1 जुलाई 2015 भाई। अब ये डेट हम स्पेसिफिक वैसे ही डाल देते, लेकिन हमने इसलिए डाली है क्योंकि थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी भाई, तो यानी कि इसमें 1 जुलाई 2019 नहीं भाई, 2019 नहीं है, 2015 भाई। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी, वाटर कंजर्वेशन को लेके, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी,
हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप का फॉर्मूला अपनाया गया है भाई, कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भाई। इसके साथ में देखिए भाई, कल ही हमने कराया है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कितने खंड ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आते हैं भाई। हरियाणा के कितने खंड भाई, 128 ब्लॉक का आकलन किया गया भाई 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि 2017 ही है भाई। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार यानी कि हरियाणा के 128 खंडों का आकलन किया गया। उसमें से बताइए कि भाई कितने खंड हैं जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पानी का हद से ज्यादा यूज करना भाई, हम ये कह सकते हैं हद से ज्यादा यूज करना। देखिए भाई कुछ चीजें हरियाणवी भी आती हैं साथ साथ में, हद से ज्यादा यानी कि, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप भी तो हरियाणा से ही हैं, आप सभी को पता ही है ये टर्म ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स भाई। कितने हैं भाई ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉकों की बात हुई है, कितने हैं भाई उस रिपोर्ट के अनुसार? 78 है, या फिर 3 है, या फिर तीसरा है कि भाई 21 है, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है भाई 26 है। देखिए भाई इस रिपोर्ट के अनुसार इसे ये क्या करती है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है भाई, जिसमें भूजल की समस्या से रिलेटेड कि भाई पानी कितना नीचे चला गया है, या फिर पानी की भविष्य में किल्लत आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इसके लिए भाई ये आकलन किया गया, 128 ब्लॉक का आकलन किया गया भाई हरियाणा में भाई। उसमें से 78 ब्लॉक ऐसे हैं कि जहां पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ब्लॉक है भाई, जहां पे पानी की किल्लत, यानी कि जहां पे पानी 100% से ज्यादा यानी कि हमारा निकाल लिया जाता है, लेकिन क्या होता है, चार्ज तो पानी कम होता है और डिस्चार्ज ज्यादा किया जाता है। पानी की चार्जिंग कम है, डिस्चार्जिंग ज्यादा है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ब्लॉक कौन से होते हैं? जिनकी 100% से ज्यादा, जिसमें भाई जो डिस्चार्जिंग है 100% से ज्यादा हो भाई। और इसके अंदर भाई 3 ब्लॉक कौन से हैं भाई? ये 3 ब्लॉक हैं क्रिटिकल स्टेज में भाई, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन की स्थिति में जा सकते हैं थोड़े दिनों में। और 21 ब्लॉक ऐसे हैं भाई जो क्या है कि वो सेमी क्रिटिकल है भाई। कौन से है भाई? सेमी क्रिटिकल। हर तरीके से हम बता रहे हैं भाई, क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से नहीं, क्वेश्चन को एक डेरिवेशन के तरीके से बता रहे हैं। क्रिटिकल की स्टेज होती है 90 से 100% भाई, सेमी क्रिटिकल की होती है भाई 70 से 90% भाई, 70 से 90%। और 26 ब्लॉक है भाई सेफ कैटेगरी में। किसमें है भाई? सेफ कैटेगरी में, यानी कि लेस देन 70% भाई, लेस देन 70% है तो ये ठीक है भाई। देखिए भाई इस बात से बहुत कुछ समझ में आ जानी चाहिए। 128 ब्लॉक का आकलन, 78 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि जहां पे डिस्चार्जिंग 100% से ज्यादा होती है, चार्जिंग कम होती है, डिस्चार्जिंग ज्यादा होती है। 3 क्या है? क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है भाई, 90 से 100% जहां पे वो होती है उसको क्रिटिकल बोलते हैं। सेमी क्रिटिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेमी क्रिटिकल की कंडीशन क्या है? तो सेमी क्रिटिकल की 70 से 90 है, और सेफ कैटेगरी की लेस देन 70% है, लेस देन 70% है भाई, लेस देन 70% है, ठीक है, तो याद रखेंगे भाई। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के बजट की बात हुई है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है भाई, देख लीजिए भाई। देखिए धारा 218 तक तो हमने क्या किया भाई, मिसलेनियस तक 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं भाई। इसके बाद में एक हरियाणा रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक ऐड किया गया है 2007 में, जिसकी अमेंडमेंट की गई थी। हम उसको छोड़ने की प्लानिंग बना लेते हैं कई बार, लेकिन उसको छोड़ना तो, क्योंकि एक पेपर में कौन सा था कि 9 और 10 तारीख को जो शाम को पेपर हुए थे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण से ही ऐड किए गए हैं भाई। जहां पे हम छोड़ने की बात करते हैं वहीं से HSSC स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन पूछने, कई बार होता है ऐसा। इसलिए भाई सब कुछ पढ़ने में ही फायदा है, इसलिए हमारी क्लासेज भी चल रही हैं। प्राधिकरण के ऊपर क्लासेज तो स्लो चला रहे हैं हम, बिल्कुल धीरे धीरे क्लास चल रही हैं, बहुत दिनों बाद एक क्लास आती है, लेकिन कंप्लीट जरूर कराएंगे, कंप्लीट जरूर कराएंगे, ठीक है। देखिए भाई हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण भाई, इसके बारे में हमने बिल्कुल क्लास बनाई है भाई। हुड्डा से HSVP, हुड्डा से HSVP की भी पूरी क्लास बनाई, उसमें बताया हमने कि किस तरीके से इनका भाई विकास किया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण भाई, प्राधिकरण HRD बोलते हैं भाई जिसको, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई। इसमें भाई इसके बजट की बात, धाराएं की है भाई हमने, जो दोस्त नए आए हैं भाई इसकी भाई धाराएं जरूर पढ़ लें भाई। तो बजट की बात कौन से धारा में हुई है? तो भाई धारा 236 में हुई है, या फिर 102 में हुई है, या फिर 152 में हुई है, या फिर 233 में हुई है, ये भाई आपके हैं। तो भाई इसका राइट आंसर है 236। 236 में प्राधिकरण के बजट की बात हुई है। अब पूछ लिया जाए भाई धारा 102,
तो धारा 102 क्या है भाई, इसमें पंचायत समिति के बजट की बात हुई है। पंचायत समिति के बजट, भाई पंचायत समिति के बजट की बात हुई है। धारा 100 में ग्राम नहीं भाई, जिला परिषद के बजट की बात कौन से में हुई है भाई? बहुत ज्यादा धाराएं तो आपको याद ही करवा दी गई भाई हमारे द्वारा। धारा 233 में फंड ऑफ द अथॉरिटी भाई, फंड्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के फंड की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा 233 के अंतर्गत हुई है। किसके अंतर्गत हुई है भाई? धारा 233 के अंतर्गत हुई है। तो भी दोस्तों ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, और जिसको हम पूरा सैंपल पेपर बोल रहे हैं। इस तरीके का आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिल सकता है। हमारे द्वारा यही एक मॉक टेस्ट तैयार किया गया, सैंपल टेस्ट नंबर 1। इस तरीके से भाई 4-5 लेके आएंगे, कंबाइन लेके आएंगे, ताकि आपकी तैयारी साथ साथ में चलती रहे, साथ साथ में रिवीजन होता रहे। क्योंकि जब आप धाराएं, अकेली धाराएं पढ़ने लग जाते हैं, अकेले लैंड रिकॉर्ड को पढ़ते हैं, अकेले कनाल पटवारी को पढ़ते हैं, तो भाई आप उसी तरीके से उसी तरफ जाने लग जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, तीनों को इक्वली लेवल के ऊपर, आपको ये मॉक टेस्ट देखने के बाद पता चल जाना चाहिए कि हमें कितना आता है भाई, हमें कितना आता है, हमें एग्जाम का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। हम बिल्कुल नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं भी, और नए क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों नेशनल जीके के ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस करें भी, नेशनल जीके से भी थोड़े से नए क्वेश्चन आप देखिए भी, जैसे कि DRDO हो गया, DRDO के अलावा भाई आप ICMR हो गया। तो ये इस तरीके से भाई इनके ऊपर थोड़ा सा करें, क्योंकि HSSC एक बार कलक में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कलक में ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। आप सब चीजों के उसी के ऊपर मत जाइए कि भाई जो पहले से हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा नया पढ़ने की कोशिश कीजिए भाई। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम है तो कुछ अलग तो होने वाला है। लोगों के द्वारा बोल दिया जाएगा HSSC का धमाका, बहुत भाई क्या बताएं इसके बारे में, क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, चलो भाई, जो दोस्त नए आए हैं भाई उनको क्लास कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई, सैंपल पेपर कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर करें भाई, क्योंकि इससे आगे आने वाली क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।